Good morning students, welcome to Bharti online classes. Today we will study a new topic of ray optics, a very important topic which may come of 4 marks in more exams, that is prism. So first of all we should know what is prism. Okay, so prism is a medium bounded by two refracting surfaces inclined at some angle. यानी कि प्रिज्म में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं जो एक दूसरे से कुछ एंगल पे इंक्लाइन होते हैं। तो पहले मैं इसका एक सिंपल सा डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। ये इसके ऊपर आपका एक मेजर प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में। इस तरीके का एक शेप होता है, जैसे आप फ्रंट से देखेंगे तो ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे से इंक्लाइन होते हैं कुछ एंगल पर, और सामने से आपको ट्रायंगल दिखाई देगा अगर आप फ्रंट व्यू से देखना चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक चीजें आएंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। A B C D E and F. So what is prism? Prism is a medium bounded by two reflecting surfaces inclined at some angle. The angle between both reflecting surfaces, this angle is known as angle of prism, denoted by A. And again, in this figure, refracting surfaces, there are two refracting surfaces. कौन कौन से हैं वो दो refracting surfaces? A, B, D, F. A, B, D, F. एक refracting surface तो ये हो गया। अब दूसरा वाला refracting surface कौन सा होगा? A, C, F, E. ये दूसरा refracting surface होगा। Clear? Now इस प्रिज्म में ये बी सी डी ई ये कहलाता है बेस ऑफ प्रिज्म। बेस ऑफ प्रिज्म, बी सी डी ई इज नोन एज बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये हमने जनरल बातें जान ली प्रिज्म के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें 5 फेसेस होते हैं, 5 फेसेस, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बात करें कि प्रिज्म की यूटिलिटी क्या है, किस काम आता है ये प्रिज्म। So, whenever a ray of light interact with prism, then two phenomena occurs. Number 1 is refraction of light, because हम जानते हैं ये एक homogeneous transparent medium है और इसके जो surfaces हैं वो optical plane है, तो ये refraction of light को show करेगा। और second phenomena है dispersion of light। तो दो phenomena prism के साथ होते हैं, एक तो होता है refraction और दूसरा होता है dispersion। दोनों टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्पर्जन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। मे बी पॉसिबल यू विल गेट अ 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 30 that define the refractive index of prism or derive the refractive index of prism। तो लीजिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, तो चलिए पहले मैं रे डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिराइव करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिक डेरिवेशन है। तो लीजिए, लेट अस हैव अ प्रिज्म। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्रिज्म है ए बी सी। ये फ्रंट व्यू से हम इसको देखें। लेट इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट रे डाली जिसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू। अब हमें पता है ए बी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा हमें चेक करना है। लेफ्ट साइड में एयर मीडियम है, फिर ग्लास मीडियम है, देन अगेन एयर मीडियम है। तो यहाँ पर कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा? 2 बार होगा। एक तो पहले सरफेस से एयर से मीडियम के अंदर जाएगी लाइट, तो दूसरी बार जब ग्लास से यानी कि मीडियम से बाहर एयर में आएगी, तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। मैं पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। हमें बताया व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट मे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। डिपेंड करेगा कि मीडियम डेंस है या रेयर। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बना हुआ एंगल कहलाता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए मान लेते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें पता है रे को जाना तो स्ट्रेट था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन यहाँ डेविएशन प्रोड्यूस हो गया, और ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मैं मान रहा हूं कि ये रे जो है पैरेलल हो जाती है
द बेस ऑफ प्रिज्म। ये पैरेलल क्यों हो रही है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मान लेते हैं कि पहले सरफेस से जो इमर्जिंग रे है वो हो गई Q और R। Q R रे इमर्जिंग है रिफ्लेक्टिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस। चलिए जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये इमर्जेंट रे यानी कि रिफ्लेक्टिंग रे है, तो इन दोनों के बीच बना हुआ एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको मैं नाम दे देता हूं R। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा? I बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा I है और ये एंगल जो है आपका R1 है, तो ये रिमेनिंग जो एंगल आपका बचेगा, ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा इसको हम कह सकते हैं I माइनस R। क्लियर? अगेन यहां से रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस अगर हम चेक करें तो सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन देखने के लिए मुझे दोबारा यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल इधर आ गया, इसको पॉइंट को नाम दे दिया O। रे ऑफ लाइट को जाना सीधे था, लेकिन ये डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है। Whenever a ray of light goes from dense to rare medium, it bend away from normal। तो ये नॉर्मल रहा, जाना ऐसे था, ये और ज्यादा सामने चली जाएगी और ये मान लेते हैं इमर्जेंट रे है, इसको नाम दे देते हैं RS। नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे का बना हुआ एंगल यहाँ पर मैं E ले रहा हूँ। जनरली हम R लेते हैं, लेकिन यहाँ इमर्जिंग रे है, दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया E। और दूसरे सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बना हुआ एंगल मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ एंगल R नाम दे दिया। क्लियर? अब देखिए, रे को स्टार्टिंग में जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इमर्ज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इस साइड से मैं इसको बैक साइड में इंक्रीज करता हूँ, बैक साइड में इंक्रीज करता हूँ, तो ये मेरे को एक एंगल मिला। और ये क्या है? डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। रे को जाना था ये PQ से इधर स्ट्रेट, लेकिन ये जा रही है RS के अराउंड, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, जिसको हम डेल से डिनोट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम देता हूँ T। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बना हुआ एंगल R2 और इमर्जिंग रे का बना हुआ E मैंने मान लिया। अगर ये एंगल E है तो ये एंगल भी E होगा। अगर ये टोटल एंगल E है, ये R2 है, तो ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा इधर, इसको मैं कह सकता हूं E माइनस R2। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ये मैंने रे डायग्राम बना लिया। अब जरा हम क्या करेंगे, डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन का रूल होता है sin I अपॉन sin R इक्वल टू N2। तो मुझे एंगल I और एंगल R की वैल्यू चाहिए। इस एंगल I और एंगल R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो हम जितनी भी प्रोसेस अभी करेंगे नेक्स्ट, वो केवल किसलिए कर रहे हैं? एंगल I और एंगल R को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल I और एंगल R गिवन है और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 गिवन है। क्लियर? तो हम जितनी भी अभी ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस करेंगे वो केवल एंगल I और एंगल R को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए चेक पॉइंट्स बना देते हैं, डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं है, आप चेक पॉइंट्स बना लीजिए। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो सबसे पहले तो आप क्वाड्रिलेटरल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल AQOR। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल QOR, फिर उसके बाद आप ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल TQR। क्लियर है? तो ये तीन हिंट्स चेक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जिससे कि आपको डेरिवेशन रखनी नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो चलिए, फ्रॉम फिगर इन क्वाड्रिलेटरल, फ्रॉम फिगर इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? AQOR, AQOR। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती हैं और चारों साइड्स में अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 360 के बराबर होता है। ऐसे ही ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। तो वही चीज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को ऐड करके इक्वल टू 360 पुट कर रहा हूँ। तो लीजिए यहाँ पर एंगल कौन सा है? एक तो है QOR, एंगल QOR प्लस दूसरा एंगल है AQO, एंगल AQO प्लस थर्ड एंगल है QOR। सॉरी माफ कीजिएगा, QOR तो पहले ले चुके हैं, QOR पहले ले चुके हैं, AQO हम ले चुके हैं। नेक्स्ट एंगल लेते हैं ORA, एंगल ORA प्लस एंगल लास्ट वाला एंगल RAQ, RAQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है एंगल QOR, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं। एंगल AQO ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, हमें पता है, तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 90 डिग्री प्लस ORA ये भी नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, तो ये एंगल नॉर्मल के साथ कितना? 90 डिग्री। वेरी गुड, यस।
RAQ is known as angle of prism, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ A, which is equals to 360 डिग्री। देखिए 90 प्लस 90 180, इस 180 को ले जाते हैं, केवल A को इस तरफ रखते हैं, तो A इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस एंगल QOR। मेरे पास रिमेनिंग रहेगा A इज इक्वल्स टू 180 माइनस QOR। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं। ये सारी ऑपरेशंस हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे एंगल I और एंगल R की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल। नीचे वाला ट्रायंगल लेने की बात की थी, तो ट्रायंगल QOR, ट्रायंगल QOR। चलिए इनके तीनों एंगल्स का सम करके इक्वल टू मैं रख दूंगा 180। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए एक तो एंगल है Q, देखिए एक तो एंगल है RQO, RQO, यहां है एंगल RQO प्लस दूसरा एंगल बताइए QOR, दूसरा एंगल है QOR प्लस तीसरा एंगल देखिए ORQ, तीसरा एंगल है ORQ इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए RQO कौन सा एंगल है? R1, तो मैं यहां लिख रहा हूं R1 प्लस नेक्स्ट देखिए QOR, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं तो इसको एज इट इज लिख रहा हूं QOR प्लस लास्ट में देखिए ORQ, तो ORQ की वैल्यू है R2 इक्वल टू 180। ये QOR को राइट साइड ले जाते हैं, तो यहां बचेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल QOR। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। राइट साइड के टर्म दोनों इक्वेशन में बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड की टर्म भी इक्वल होंगी। तो मैं यहां से कंपैरिजन कर सकता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी विल गेट। देखिए यहां से हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। ये इक्वेशन नंबर 3 आती है। ये यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमें मिल गई। चलिए अगेन इन फिगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल TQR। लीजिए इन ट्रायंगल TQR में हमें पता है, हमने ये पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम उसमें एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। देखिए दो इंटरनल एंगल ये हैं, इन दोनों को प्लस कर दूं तो इक्वल होंगे इस एक्सटर्नल एंगल डेल के। तो चलिए यहां से मैं लिख देता हूं I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल्स टू डेल। लीजिए R1 R2 को एक साथ लिखते हैं, तो I प्लस E माइनस R1 ब्रैकेट ले लूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस R2 इक्वल्स टू डेल। तो यहां से मेरे पास लास्ट में फॉर्मूला बना I प्लस E R1 प्लस R2 को फ्रॉम इक्वेशन 3 यू कैन राइट माइनस A इक्वल टू डेल। इक्वेशन नंबर 4। From equation 4 we can say the angle of deviation depends on incident angle, emerging angle and angle of prism। यहां से हम ये कह सकते हैं, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं डेल डिपेंड्स ऑन I, E and A। आप जानते हैं I is angle of incidence और first refracting surface, E is emergent angle and A is angle of prism। तो डेल किस पे डिपेंड करता है? I, E और A पे। आप ये देख सकते हैं डेल का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए 30 डिग्री पे कोई रे इंसिडेंट की, तो उसमें कितना डेविएशन आ गया वो डेल है। फिर आप 35 डिग्री पे इंसिडेंट करेंगे, उस कंडीशन में डेविएशन कुछ और एंगल में आएगा। इसी तरीके से अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन अलग अलग एंगल्स की वैल्यू में आएगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इंसिडेंट एंगल एंड डेल, ग्राफ बिटवीन I एंड डेल, तो जब आप प्रैक्टिकल में ये ग्राफ बनाएंगे, देखिए प्रैक्टिकली ये ग्राफ आया है, अलग अलग एंगल्स पे रे को इंसिडेंट किया गया और अलग अलग डेविएशन एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की गई। तो जब हमने ग्राफ बनाया इधर डेल्टा ले लिया, इधर I ले लिया, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। तो इस ग्राफ से ये पता चल गया कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर देखिए ये y एक्सिस तो डेल्टा की वैल्यू बता रहा है और x एक्सिस बता रहा है इंसिडेंट एंगल। देखिए यहां किसी पर्टिकुलर डेल 1 मान लीजिए, अगर यहां डेल 1 है, एंगल ऑफ डेविएशन मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितने मिलेंगे? देखिए एक तो यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा।
मान लेते हैं यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री में इंसिडेंट करेंगे तो भी डेविएशन 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री पे करेंगे तो भी डेविएशन 30 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। हर डेल की वैल्यू के लिए आई की कितनी वैल्यूज होंगी? 2 वैल्यूज होंगी। केवल एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी जब किसी डेल की वैल्यू के लिए आई की एक ही वैल्यू हो, और वो कहां बन रही है? देखिए यहाँ। और ये क्योंकि इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये डेल्टा की मिनिमम वैल्यू होगी, इसको हम कहेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि यहाँ डेविएशन सबसे कम प्रोड्यूस होगा, इसके लिए इंसिडेंट एंगल की केवल एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैंने इसको एम से डिनोट किया, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन एट दिस पॉइंट इज ओनली वन, sorry, at this point is minimum, and for minimum value of angle of deviation there is a unique only one value of angle of incidence। और जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है तो उस केस में 4 कंडीशंस होती हैं। उन 4 कंडीशंस को पढ़ेंगे। पहले हम यहां लिख लेते हैं फ्रॉम ग्राफ वी कैन से फॉर each value of day there will be 2 values of I, clear? यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर हम कह देंगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डे there will be only one value of I, yes, and when del is minimum, जब del मिनिमम होता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है रिफ्रैक्टिंग रे फ्रॉम फर्स्ट surface is parallel to base of prism। अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्टिंग रे बेस ऑफ प्रिज्म यानी कि बीसी के पैरेलल होगी, इसलिए हमने इसको पैरेलल लिया था क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम निकालना चाहिए। क्लियर? तो आप देख सकते हैं अगर इस रे को मैं पैरेलल कर दूंगा बीसी के, इस केस में R1 और R2 ज्योमेट्री से इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस, बिल्कुल होंगे। R1 और R2 ज्योमेट्री से इक्वल होंगे। साथ ही एंगल I और एंगल E ये भी दोनों इक्वल होंगे? यस, बिल्कुल इक्वल होंगे। ये R1 R2 एंड I एंड E ये इक्वल तभी होंगे जब पहले सरफेस से जो रिफ्लेक्टिंग रे है ये बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होगी, ये तभी पॉसिबल है। और इसको हम ज्योमेट्री से यहां चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। क्लियर? तो मैं बात कर रहा था कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो पहली चीज क्या है? रिफ्रैक्टिंग रे फ्रॉम फर्स्ट सरफेस इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। और दूसरी चीज क्या होगी? क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो चुका है तो डेल की जगह हम लिख देंगे डेल एम। तीसरी चीज हम देखें एंगल R1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल R2 और मान लेते हैं ये एंगल R के बराबर। एंड द फोर्थ थिंग विल बी एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल E। बोलिए बात समझ आ गई? बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए इक्वेशन 3 को लेते हैं। इन इक्वेशन 3 R1 और R2 बराबर हो चुके हैं, इक्वल हैं R के, तो R प्लस R इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा 2R इक्वल टू A या फिर R इक्वल टू A बाई 2। ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? इसी तरीके से इन इक्वेशन 4 लीजिए इक्वेशन 4 में क्या होगा चेक कर लेते हैं। एंगल I और एंगल E दोनों बराबर हैं तो मैं यहां लिख दूंगा, देखिए I प्लस E, दोनों को I लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, I प्लस I माइनस, ध्यान दीजिए इधर A है, मैंने A लिख दिया इक्वल टू डेल्टा M। डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे? डेल्टा M, क्योंकि इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां से हो गया 2I
माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम, या फिर लिख सकते हैं 2i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, या फिर लिख सकते हैं i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो हमारा जो मेन मोटिव था वो पूरा हो चुका है। हमारा मेन मोटिव क्या था? और मेन मोटिव वाज टू फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर, वो हम फाइंड कर चुके हैं। आर की वैल्यू ये रही और आई की वैल्यू इधर हम निकाल चुके हैं। तो लीजिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है स्नेल्स लॉ? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल्स टू n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से मैं कह दूं इफ प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, यानी कि एंगल ए की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है, देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन के साथ जो भी एंगल है उसको एंगल के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां से बन जाएगा n/1 इक्वल टू आई अपॉन, सॉरी इस चीज को बाद में देखेंगे स्पेशल केस। तो यहां से n/1 इक्वल टू, बताइए मुझे, साइन आई की वैल्यू क्या है? डेल m प्लस k अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन, नेक्स्ट क्या है बताइए? r की वैल्यू ये निकाली थी a/2। ये लीजिए ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। और यही क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रूव दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस और है जो कि हमारे डिस्पर्सन ऑफ लाइट टॉपिक में भी काम आ सकता है। तो उसमें क्या है जो हम पहले कर रहे थे, इफ प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब है कि एंगल ए, प्रिज्म एंगल यही होता है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में बना हुआ एंगल ए, अगर ये बहुत छोटा है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, यानी कि साइन के साथ बना हुआ एंगल है उसमें साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल एंगल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 में साइन को हम एलिमिनेट करते हैं। तो n/1 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन a अपॉन 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग विल बी n/1 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस a अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा n/1 a इक्वल टू डेल्टा m प्लस a वाले टर्म से एक साइड में ले जाते हैं तो डेल्टा m इक्वल टू n/1 a माइनस a, डेल m इक्वल टू, लीजिए a को कॉमन लेते हैं तो a कॉमन लिया तो n/1 माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई। आज हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी की, और ये टॉपिक क्योंकि कई सालों से बोर्ड में आया नहीं है, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट क्वेश्चन नंबर 30 विल बी दिस, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, एंड दिस विल बी ऑफ 4 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। सो स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन गो टू योर ऐप इन चैट एंड डाउट ऑप्शन एंड आस्क क्वेरी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।